आज हमें वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना जाननी है जब वह एक बिंदु आवेश के कारण हो, कई सारे आवेशों के समूह के कारण हो, या जब आवेश का सतत वितरण हो कहीं पर, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी गणना करनी है। आइए देखते हैं कि जब हमारे पास एक बिंदु आवेश हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास कोई धन Q आवेश है जो निर्वात अथवा वायु में रखा हुआ है और इससे r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश लेकर के आते हैं। अब इस परीक्षण आवेश के कारण इस प्लस Q पर एक बल काम करेगा जिसका मान आप कूलाम के नियम से निकाल सकते हो। F बराबर दो आवेशों के कारण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद करो। आपने कह रखा है E बराबर F अपान Q नॉट। आप F का मान यहाँ रख दीजिए, आपको मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपान R स्क्वायर और पूरे का बटे Q नॉट से यह Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। एक चीज और, क्योंकि क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करें। क्योंकि धन परीक्षण आवेश के चलने की दिशा होगी वही वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होगी। तो यह भी धन है और धन परीक्षण आवेश इस पर क्या, यहां इसके पास लेकर के आओगे तो क्या करेगा, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि यह बिंदु P से दूर जाएगा। यह क्षेत्र के तीव्रता की दिशा हुई। अगर इसको बिंदु O मान लो और यह बिंदु P है तो आप कह सकते हैं कि दिशा O से P की तरफ। इसी तरह अगर यहां माइनस होता तो यह Q नॉट को अपनी तरफ आकर्षित करता, यानी कि दिशा किधर जा रही है, P से O की तरफ। यहां बना लो कि अगर माइनस Q होता और यहां बिंदु P होता तो क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहां जाती, P से E की तरफ हो जाती। तो आप लिखोगे P से O की तरफ। दूसरा पॉइंट इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। हम मानेंगे कि कोई एक निकाय है जो कई सारे आवेशों से मिलकर के बना है, जैसे धन Q1, धन Q2, धन का Q3, और कहीं इनसे दूर बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सारे आवेश मिलकर के बिंदु P पर एक वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करेंगे जिसके कारण इस बिंदु P पर एक तीव्रता उत्पन्न होगी। हम मानते हैं कि यह धन Q के कारण बिंदु P पर जो क्षेत्र है वो E1 है। ठीक इसी तरह Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक इसी तरह Q3 आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता E3 है। अब
इस बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वह इन तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी, अर्थात EP यानी कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या ये सही है? नहीं, अभी सही है, क्योंकि यहां पर सदिश नहीं हमने लगाया था। अब ये सही है। अब अगर इन आवेशों के बीच की दूरियां हमको पता है, बिंदु P से इन आवेशों की दूरियां अगर हमको ज्ञात हो तो हम E1 E2 E3 का मान ज्ञात कर सकते हैं, उनका सदिश योग निकालें, वही बिंदु P पर परिणामी तीव्रता होगी। तीसरा, सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम मान रहे हैं कि कोई भी आवेश, सतत आवेश, अनेक आवेश खंडों से मिलकर के बना हुआ माना जा सकता है। तो उस आवेश का अल्पांश ये dq हमने मान लिया। इससे यहां पर कोई बिंदु P है जिस पर कि हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम मानते हैं कि यह आवेश dq का जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और बिंदु P का r2 है, और dq से P तक की जो डिस्टेंस है वो r। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखें, dq से हम P की दूरी की बात कर रहे हैं, अर्थात P कहां पर स्थित है? r2 पर। dq कहां स्थित है? r1 से। इसका सदिश निकल जाए, इसका मान मॉड ऑफ r2 माइनस r1 हो जाएगा। dq के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान जरा निकालें। तो आवेश खंड बहुत छोटा आपने मान रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी छोटी होगी। यहां पर आप dE की बात करोगे, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पीछे Q के कारण निकाल रहे थे तो Q/r का स्क्वायर होता था, यहां पर किसके कारण है? dq के कारण है। तो यहां पर dq/r का स्क्वायर। यहां हमने आवेश खंड dq के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकाला है। अब P पर अगर हम परिणामी तीव्रता की बात करें तब इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा, अर्थात E बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बटे r स्क्वायर। ये बिंदु P पर तीव्रता आ गई। इसे हम सदिश रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? सदिश रूप में लिखने पर यह परिमाण है, इसके पास दिशा आ जाए तो ये सदिश बन जाएगा। दिशा के लिए हम क्या रखते थे? यूनिट वेक्टर रखते थे। तो dq से P की दिशा में वेक्टर कौन सा है? r है। r का यूनिट वेक्टर आप रख दीजिए। अब r का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? आपको पता है, यूनिट वेक्टर ऑफ r इज इक्वल वेक्टर ऑफ r अपॉन मॉड ऑफ r, अर्थात E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन r स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ r, या इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन r स्क्वायर इंटू वेक्टर ऑफ r अपॉन मॉड ऑफ r। अब आपको पता है यहां पर r का क्यूब हो जाएगा, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन r क्यूब
इंटू वेक्टर ऑफ आर। इसे आर का आप यहां से मान रख दीजिए R2 माइनस R1, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन R2 माइनस R1 मॉड घात 3 इंटू R2 माइनस R1 ब्रैकेट यहां पर वेक्टर। सतत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चार प्रकार का हो सकता है। रेखीय आवेश के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण, या आयतन आवेश वितरण के कारण, या फिर व्यापक आवेश वितरण के कारण। तो आइए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। जब कोई एक पतला सीधा या मुड़ा हुआ तार है जो एक समान आवेश से आवेशित है और इसे अनेक अल्पांशों में, छोटे छोटे अल्पांशों में बटा हुआ मान लेते हैं और एक अल्पांश की लंबाई dl है, यहां से यहां तक dl, ये भी dl, यहां से इतनी भी दूरी dl के, ये भी दूरी dl के। ये तार का पोजीशन वेक्टर r1 है और बिंदु P का r2 है। तो इस dl से P की दूरी R2 माइनस R1 हो जाएगी। यदि इस तार का रेखीय आवेश घनत्व हम लेम्डा मान लें, लेम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्डा है, अर्थात dq अपान dl इज इक्वल लेम्डा, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश। तो यहां से हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल लेम्डा dl। पीछे अगर यहां dq आवेश था तो बिंदु P पर तीव्रता आप निकाल चुके थे, क्या होती थी, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq अपान R2 माइनस R1 का मान घात 3 इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। यहां हमको करना क्या है, बस dq के स्थान पर dl पुट कर देना है। तो आपका ये फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq अपान R2 माइनस R1 घात 3, सॉरी dq का मान यहां रखना था, तो लेम्डा dl और R2 माइनस R1। थोड़ी सी गलती हो गई है, रेखीय आवेश के केस में निकाल देते तीव्रता, वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेम्डा dl, यहां पर यल दिखा दीजिएगा लीनियर, अपान R2 माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1। पृष्ठ आवेश के केस में हम एक पृष्ठ मानते हैं जिस पर आवेश सतत रूप से वितरित है। इसका एक अल्पांश ds है जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है और बिंदु P का पोजीशन वेक्टर इसी तरह r2 है। ds से P की दूरी r2 माइनस r1 और इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, अर्थात सिग्मा इज इक्वल dq अपान ds। यहां से dq क्या आपको मिल जाएगा, सिग्मा
ds। अब इस ds के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 dq अपान r2 माइनस r1, ये मॉड रहेगा 3 इंटू r2 माइनस r1 वेक्टर। dq का मान पुट करिए, क्या बन गया? वेक्टर E इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ dq के स्थान इंटीग्रेशन आप लगा रहे हो तो कैसा इंटीग्रेशन, किसका कर रहे हो? सरफेस का कर रहे हो, तो यहाँ सरफेस लगा देना। dq के स्थान पर सिग्मा ds अपान r2 माइनस r1 का मॉड इसकी घात 3 और r2 माइनस r1 वेक्टर। सेम इसी तरह अगर कोई आयतन आवेश वितरण के कारण हमको निकालना पड़ता तीव्रता, तब क्या करते? इसकी जगह पर कोई आयतन आवेश का वितरण मान लो जिसका सूक्ष्म आयतन dv है और संपूर्ण आयतन v होता। यहां पर आयतन कर दीजिए। बस नई चीज यहां पर आपको जोड़नी पड़ेगी, आयतन आवेश घनत्व तो हमारा रो है, और तब dq का मान क्या हो जाएगा? रो ds। अब इतना तक मान सेम है कि यहां पर dv के कारण बिंदु P पर तीव्रता 1/4πε0 dq अपान r2 माइनस r1 का मॉड घात 3 r2 माइनस r1 वेक्टर। करना हमको क्या है? dq का मान रख देना है, तब क्या बनेगा? E बराबर 1/4πε0, और यहां पर किसका निकाल रहे हो? आयतन यानी कि वॉल्यूम का, तो v यहां हो जाएगा dq के स्थान पर रो vs, सॉरी यहां पर भी तो चेंज होगा, v अपान r2 माइनस r1 मॉड में घात 3 और r2 माइनस r1